गेन्या, मोइचिरो, सानेमी एंड ग्योमे वर्सेस अपर मून 1 कोकोशिबो, जो कि डीमन स्लेयर वर्ल्ड में अब तक की सबसे इंटेंस फाइट है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपर मून 1 अपनी सारी पावर्स यूज करने के बाद भी कैसे हार जाता है। और इस कमाल की फाइट को मैं पैनल बाय पैनल एक्सप्लेन करूंगा और किसी भी डिटेल को मिस नहीं करूंगा, भले ही वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की फाइट को। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि गियू और तांजीरो की अकाजा फाइट की वजह से हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है और इसलिए अब उन दोनों को ही चिंता थी कि वो बाकी के अपर मून्स को कैसे हराएंगे, जबकि अपर मून 3 ने ही उनकी 12 बजा दी। लेकिन तभी मैसेंजर क्रो उन्हें आकर बताता है कि शिनोबु, कानाओ और इनोस्के ने अपर मून 2 डोमा को हरा दिया है, जिससे तांजीरो और गियू दोनों को ही शांति मिलती है। और इसी पॉइंट पर शुरू होती है ओबनाई मित्सुरी वर्सेस अपर मून 4। फाइट की शुरुआत में मित्सुरी ढूंढ लेती है नाकीमे को, जो कि पूरे इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर रही थी और सारे डीमन स्लेयर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा रही थी। जैसे ही ओबोनाई नाकीमे को देखता है, वो समझ जाता है कि ये तो अपर मून 4 है और कहता है कि अपर मून 4 को तो तोकितो ने हरा दिया था, तो इसका मतलब नाकीमे बस एक रिप्लेसमेंट है। वहीं मित्सुरी ये सोच रही थी कि शिनोबु ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, जबकि वो तो उससे भी छोटी है, तो अपर मून 4 को मारना अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो अपना बेस्ट देने के लिए कूद पड़ती है नाकीमे पे और अपनी लव ब्रीदिंग से वो नाकीमे पर अटैक कर देती है। लेकिन नाकीमे, जो कि पूरे इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर सकती है, वो मित्सुरी के सामने एक दीवार खड़ी कर देती है, जिससे टकरा कर मित्सुरी अपना अटैक नहीं कर पाती और ओबनाई के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो चुकी थी कि तभी ओबनाई उसे गिरने से बचा लेता है और मित्सुरी से कहता है कि तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, अभी हमें पता नहीं है कि हमारा अपोनेंट क्या कर सकता है, इसलिए ध्यान से देखो और शांत रहने की कोशिश करो। जिस पर मित्सुरी को काफी ज्यादा शर्म आती है कि वो इतना बच्चों जैसा काम कैसे कर सकती है। तभी जिस डोर पे वो लोग खड़े थे वो खुल जाता है, लेकिन वो दोनों भी हाशिराज हैं, तो वो बड़ी आसानी से ही बच जाते हैं। लेकिन नाकीमे बार बार उन दोनों को परेशान करने के लिए इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन मित्सुरी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और ओबनाई अपनी स्पीड की वजह से नाकीमे के हर हमले को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन तभी जिस फ्लोर पर मित्सुरी खड़ी थी, वो फ्लोर बड़ी ही तेजी से मित्सुरी को सीलिंग की तरफ ले जाती है और बस मित्सुरी छत से टकराने ही वाली थी, तभी वो बड़ी मुश्किल से बच पाती है और मित्सुरी समझ जाती है कि नाकीमे जैसे चाहे वैसे इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर सकती है। और ये समझने के बाद मित्सुरी अगेन नाकीमे पर हमला कर देती है और जब मित्सुरी फिर से नाकीमे पर अटैक करती है, तब अगेन नाकीमे एक विंडो खोल देती है, जिसके थ्रू मित्सुरी नीचे गिर जाती है। जिसके बाद ओबनाई यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म स्मॉल स्नेक्स पॉइजन फैंग, जो अटैक बहुत ही पावरफुल था और नाकीमे का गला काट सकता था। लेकिन अटैक हिट करने से पहले ही नाकीमे अपनी मैनिपुलेशन की मदद से खुद को बचा लेती है। जिसके बाद कहीं पर हम देखते हैं गियोमे और मोइचिरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और वो मुजान किबुत्सुजी से काफी ज्यादा क्लोज थे। लेकिन तभी नाकीमे की मैनिपुलेशन से एक दीवार मोइचिरो से टकरा जाती है और उसे लेकर किसी और रूम में फेंक देती है, जिससे गियोमे और मोइचिरो अलग हो जाते हैं। और मोइचिरो जिस रूम में एंटर करता है, वहां पर वो देखता है एक अपर मून को, अपर मून 1 कोकुशिबो। कोकुशिबो का सबसे पहला रिएक्शन होता है कि तुम तो जाने पहचाने लगते हो, और दूसरी तरफ मोइचिरो को रियलाइज होता है कि वो अपर मून 1 के सामने खड़ा है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अपर मून 1, जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को आराम से देख सकता था, वो मोइचिरो की बॉडी को देखते हुए सोचता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। और वहीं मोइचिरो ये सोच रहा था कि अपर मून 1 बाकी सारे अपर मून से कितना ज्यादा अलग है, उसमें कितनी पावर्स होंगी इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही मैजेस्टिक है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि इस डीमन के पास तो एक स्वॉर्ड भी है, तो शायद ये इसकी ह्यूमन लाइफ में एक डीमन स्लेयर था। एकदम से ही मोइचिरो के हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। उसके मन में कई सारे डाउट आने लगते हैं कि क्या वो इसे हरा भी सकता है। और मोइचिरो की बॉडी उसे लड़ने से मना कर रही थी, क्योंकि इस मोमेंट से पहले उसने कभी ऐसी प्रेजेंस को फील ही नहीं करा। तभी कोकोशिबो पूछता है
कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर मिस्ट हाशिरा कहता है तोकितो मुइचिरो, और कोकोशिबो समझ जाता है कि सुकीगुनी नाम अब एग्जिस्ट नहीं करता। मुइचिरो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर सुकीगुनी है क्या, जिस पर कोकोशिबो बताता है कि ये एक लेजेंडरी सरनेम था और जब मैं इंसान था तब मेरा सरनेम भी सुकीगुनी ही था। एंड ऑब्वियसली यार योरिची का सरनेम भी सुकीगुनी ही था। जिसके बाद कोकोशिबो एक बहुत ही बड़ा रिवील करता है कि तोकितो मुइचिरो उसी का डिसेंडेंट है। डीमन बनने से पहले कोकोशिबो की जो फैमिली थी, आगे चल के उसी फैमिली में मुइचिरो का जन्म होता है। और ये सुनकर ऑब्वियसली मुइचिरो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। पहले तो मुइचिरो को यकीन ही नहीं होता है कि वो अपर मून 1 का डिसेंडेंट है और इसी से रिलेटेड उसके दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को शांत करता है क्योंकि इस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका डिसेंडेंट है, अभी अपर मून 1 उसका ओपोनेंट है। खुद को शांत करने के बाद मुइचिरो अपनी तलवार पर हाथ रखता है अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए और कोकोशिबो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि इतने इंटेंस माहौल में भी मुइचिरो ने खुद को काफी जल्दी शांत कर लिया और ऐसा सिर्फ एक सुकीगुनी का डिसेंडेंट ही कर सकता है। तभी मुइचिरो कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। मिस्ट ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर्ड मिस्ट, जो वैसे तो काफी पावरफुल अटैक था, लेकिन कोकोशिबो बिना किसी दिक्कत के उसे डॉज कर लेता है। लेकिन साथ ही मुइचिरो की तारीफ भी करता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे अपने डिसेंडेंट से ऐसी ही उम्मीद थी। तभी मुइचिरो लॉन्च करता है मिस्ट ब्रीदिंग 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट, जो कि अगेन काफी ज्यादा स्मूथ अटैक था, लेकिन कोकोशिबो इसे भी एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। कोकोशिबो पावरफुल तो था ही, लेकिन साथ ही उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम 14 साल के हो और तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा रिफाइंड है, साथ ही वो मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कोकोशिबो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा खून आज भी जिंदा है, जिसके जवाब में मुइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करता है और कहता है कि भले ही मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हूँ, लेकिन इतने सालों के बाद तुम्हारी खून की एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं है। और कोकोशिबो ये देखकर भी हैरान था कि इतने सालों के बाद फाइनली किसी ने डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया है। तभी मुइचिरो अपने मिस्ट ब्रीदिंग के 7th फॉर्म हेज को यूज करता है और ये अटैक इतना ज्यादा स्मूथ और इतना ज्यादा फास्ट था जितना कोकोशिबो ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन ऑफ कोर्स वो अटैक कोकोशिबो को हिट नहीं करता है। लेकिन इस पॉइंट पर कोकोशिबो अब खेलना बंद कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को पहली बार निकालते हुए मुइचिरो का हाथ काट कर अलग कर देता है। इस अटैक से मुइचिरो काफी ज्यादा पैनिक मोड में आ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली यार अपर मून 1 ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकता है और ये मुइचिरो ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन बिना टाइम वेस्ट करे मुइचिरो अपने यूनिफॉर्म से अपने हाथ को बांधता है और अपने एक ही हाथ से कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। लेकिन कोकोशिबो मुइचिरो की तलवार को पकड़ लेता है और मुइचिरो की ही तलवार को उसी के चेस्ट में घुसाकर एक पिलर पर टांग देता है। मुइचिरो के टैलेंट को देखते हुए वो उसे एक ऑफर देता है कि वो मुइचिरो को एक डीमन बना देगा और इजीली मुइचिरो एक अपर मून बन जाएगा और उसे बताता है कि अगर वो डीमन बन जाएगा तो उसका हाथ भी रीजनरेट हो जाएगा और उसका इतना कमाल का टैलेंट भी वेस्ट नहीं जाएगा। और साथ ही वो ये भी बताता है कि अगर मुजान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मुइचिरो को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुइचिरो जिसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था, उसे समझ नहीं आता है कि वो यहाँ से निकले कैसे, कि तभी उस रूम में एंटर करता है गेन्या और कोकोशिबो के पीछे से उसे मारने के लिए अपनी गन को एम करता है और जैसे ही वो गोली चला देता है इंस्टेंटली कोकोशिबो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही बैडस तरीके से पूछता है कि क्या उसने अभी अभी सही कहा। और तभी गेन्या को रियलाइज होता है कि वो गोली चला पाता उससे पहले ही कोकोशिबो ने उसका हाथ काट दिया था और मुइचिरो ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा घबरा चुका था गेन्या, जो कि अपनी तलवार को निकालता है और कोकोशिबो पर हमला करता है। लेकिन ऑब्वियसली कोकोशिबो उसका हाथ काट देता है और गेन्या का खून पानी की तरह बहने लगता है। तभी गेन्या रियलाइज करता है कि सिर्फ हाथ ही नहीं, कोकोशिबो ने उसकी आधी बॉडी को भी काट दिया है। ये देखते ही मुइचिरो अपनी सारी ताकत लगा देता है खुद को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो ऐसा नहीं कर पाता है। कोकोशिबो को काफी ज्यादा अजीब लगता है जब वो देखता है कि गेन्या अभी भी नहीं मरा और उसे आज से 300 साल पहले एक इंसान की याद आती है जो कि गेन्या की तरह ही डीमंस को खाया करता था। लेकिन जब कोकोशिबो ने उसे
बीच में से काटा था तब वो मर गया था, और क्योंकि गेन्या अभी भी नहीं मरा तो शायद उसे उसका गला काटना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वो मार्केट में गेन्या जैसे फेक डीमंस को नहीं घूमने दे सकता। कोकोशिबो अपनी तलवार को निकालता है और गेन्या का गला काटने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विंड हाशिरा सानेमी आ जाता है और अपने विंड ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म से कोकोशिबो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। सानेमी कोकोशिबो से कहता है कि वो अपर मून 1 का सर धड़ से अलग कर देगा, जिसके बाद वो अपने छोटे भाई गेन्या से कहता है कि तुमसे बेवकूफ भाई मैंने आज तक नहीं देखा, सिर्फ ताकि तुम लोग सरवाइव कर सको इसलिए मैंने अपनी मॉम तक को मार दिया। जिसके बाद गेन्या को याद आती है एक कन्वर्सेशन जिसमें तांजीरो ने उसे बताया था कि उसने सानेमी से किसी भी टाइप की नफरत को स्मेल नहीं करा, मतलब वो गेन्या से नफरत नहीं करता है, उल्टा सानेमी उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर हम देखते हैं सानेमी को जो कि कहता है मैं बस चाहता था कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, तुम्हारी एक नॉर्मल शादी हो, तुम्हारे बच्चे हो और तुम एक दिन बूढ़े हो जाओ और अपनी फैमिली से उतना प्यार करो जितना प्यार तुम हमसे नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी गेन्या ने डीमन स्लेयर बनने का रास्ता चुना। लेकिन जो भी हो वो किसी भी डीमन को अपने भाई को हाथ नहीं लगाने देगा, भले ही वो अपर मून 1 क्यों ना हो। और ये सुनते ही गेन्या रोने लगता है। वहीं कोकोशिबो कहता है कि 2 डीमन स्लेयर भाइयों को देखकर मेरी यादें ही ताजा हो गई। फिर गुस्से में सानेमी कोकोशिबो पर चिल्लाता है और उस पर अटैक कर देता है। इसके जवाब में कोकोशिबो भी अपनी तलवार को स्विंग करता है, लेकिन सानेमी नीचे झुककर उसके पैरों के नीचे से ही निकल जाता है और यूज करता है विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म डस्ट रिल विंड को, जिससे बचने के लिए कोकोशिबो को हवा में कूदना पड़ता है। जिसके बाद फाइनली सानेमी और कोकोशिबो की तलवारें आपस में टकराती है और उसकी तलवार को देखकर सानेमी का पहला रिएक्शन होता है कि ये तलवार कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, क्योंकि कोकोशिबो की तलवार में काफी सारी आंखों जैसे पैटर्न्स थे और पूरी तलवार में नसें दौड़ रही थी, मानो जैसे वो तलवार जिंदा हो। जिसके बाद कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग के 5th फॉर्म को, जिसे सानेमी बेयरली ही डॉज कर पाता है। और सानेमी ये भी नोटिस करता है कि वो अपने अटैक्स को रिपीट कर सकता है बिना उसकी तलवार को हिलाए। जिसके बाद सानेमी यूज करता है विंड ब्रीदिंग 3rd फॉर्म को, लेकिन कोकोशिबो उसे भी काउंटर कर लेता है। कोकोशिबो नोटिस करता है कि सानेमी के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और इस वक्त वो अपने फुल पोटेंशियल में है। वहीं सानेमी अपर मून 1 की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन फाइनली वो इस नतीजे पर आता है कि कोकोशिबो के हर स्लैश में या कह लो हर अटैक में कई सारे अलग अलग स्लैशेस होते हैं। जैसा कि तुम उसके अटैक्स में देख ही सकते हो, कई सारे छोटे छोटे स्लैशेस भी होते हैं। और इससे सानेमी समझ जाता है कि मुइचिरो इस बंदे के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया होगा। कोकोशिबो की इनसेन पावर्स को देखकर सानेमी बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और सानेमी के हिसाब से कोकोशिबो एक वर्थ किलिंग डीमन है। जिसके बाद सानेमी लॉन्च करता है विंड ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म प्योरीफाइंग विंड क्लॉज को, लेकिन कोकोशिबो इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है सानेमी ऊपर से उस पर हमला करने वाला था, लेकिन कोकोशिबो उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन सानेमी के पास एक और सरप्राइज अटैक था जिसमें वो गेन्या की स्वॉर्ड को अपने पैरों से पकड़ता है और नीचे की तरफ से डायरेक्टली कोकोशिबो के गले पर हमला करता है, लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती जाती है दोनों ही अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को एनहांस करते हैं और अपनी पावर लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन एक लिमिट को रीच करने के बाद सानेमी कोकोशिबो के सामने कमजोर पड़ने लगता है और कोकोशिबो का एक अटैक तो सानेमी के बहुत ही पास से निकलता है, जिससे सानेमी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। मुइचिरो और गेन्या दोनों ही इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन दी एंड एक हाशिरा एक अपर मून से नहीं जीत सकता, खासकर अपर मून 1 से। तभी कोकोशिबो को याद आता है कि सेनगोकू एरा में उसने पहले भी एक विंड हाशिरा के साथ फाइट करी थी और वो हाशिरा भी सानेमी की जितना ही पावरफुल था। और तभी कोकोशिबो लॉन्च करता है मून ब्रीदिंग 6th फॉर्म सॉलिटरी मून इन इटर्नल नाइट एवीसी। इस अटैक के अंदर कई सारे पावरफुल स्लैशेस थे और ये अटैक सानेमी को डायरेक्टली हिट करता है और उसकी बॉडी पर कई सारे गहरे निशान छोड़ देता है। इस अटैक से रूम के अंदर जितने भी पिलर्स थे वो सभी भी कट जाते हैं। गेन्या जो कि ये अटैक देखकर घबरा चुका था, वो अपने बड़े भाई को देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो जमीन पर कटा हुआ पड़ा है और उसके सामने एक पिलर है जिस वजह से उसे सानेमी नहीं दिख रहा, जिससे वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सानेमी को जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड है ये देखकर कि उसकी पूरी बॉडी पर हर जगह कट्स ही कट्स हैं। फिर कोकोशिबो सानेमी की तारीफ करता है क्योंकि काफी टाइम बाद कोकोशिबो ने इतना लंबा
वाइटल करा है। साथ ही कोकोशिबो ये भी कहता है कि अगर तुम हिले तो तुम्हारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी कोकोशिबो को अजीब सी फीलिंग आने लगती है और वो समझ ही नहीं पाता कि ये आखिर है क्या, जिस पर सानेमी हंसने लगता है क्योंकि सानेमी का ब्लड सबसे ज्यादा रेयर है और सभी डीमंस बस इसे खाना चाहते हैं। और तभी सानेमी कोकोशिबो पर हमला कर देता है और हंसते हुए सानेमी बताता है कि उसके खून की खुशबू से कोई भी डीमन कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता और एक अपर मून तक इस ब्लड को रेजिस्ट नहीं कर सकता। और कोकोशिबो समझ जाता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। फिर हम सानेमी का फ्लैशबैक देखते हैं जब सानेमी को पहली बार पता चला था कि उसका ब्लड इतना ज्यादा रेयर है। उसकी मॉम जब एक डीमन बन गई थी और अपने ही बेटे पर हमला कर चुकी थी, तब सानेमी के ब्लड की वजह से उसकी मॉम पहले से ज्यादा कमजोर और स्लो हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी डीमन बन चुकी मॉम को मार पाया। जिसके बाद से अपने ब्लड की मदद से सानेमी ने कई सारे डीमंस को हंट करना शुरू कर दिया और उसे बस एक ही चीज पता थी कि डीमंस को मारने के लिए उन्हें सूरज के सामने लाना होता है और सानेमी वही करता था, बिना ये जाने कि डीमन स्लेयर्स नाम की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ऐसा करने के दौरान किसी डीमन को रात भर संभाले रखना एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। ऊपर से वो अपनी मॉम की वजह से काफी हद तक ब्लाइंड भी हो गया था, तो दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन किसी रैंडम डीमन को पकड़ते हुए सानेमी की मुलाकात होती है मासाचिका नाम के एक डीमन स्लेयर से, जो कि उसी डीमन को मारने आया था जिसे सानेमी ने मार दिया था। और तभी से सानेमी और मासाचिका काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सानेमी को ये भी पता चलता है कि डीमन स्लेयर नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। और बहुत ही कम टाइम में ये दोनों दोस्त इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि इन दोनों ने ही एक लोअर मून 1 को हरा दिया। हालांकि उस फाइट में मासाचिका मारा जाता है और सानेमी अकेला बचता है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट में सानेमी हमला कर देता है कोकोशिबो पे विंड ब्रीदिंग 6th फॉर्म ब्लैक स्मोक स्टॉर्म से, और ये अटैक कोकोशिबो के बहुत ही क्लोज से निकल जाता है। सानेमी की बढ़ती ताकत और इस हालत में लड़ने की कैपेबिलिटी को देखकर कोकोशिबो इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही वो ये भी कंक्लूजन निकालता है कि सानेमी ने अपनी मसल्स को टाइट कर रखा है ताकि उसके ऑर्गन्स शरीर के बाहर ना निकल जाए। और कोकोशिबो यहाँ तक कह देता है कि कोई आम इंसान इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन तभी कोकोशिबो सानेमी की तलवार पर अपना पैर रख देता है और अपनी तलवार से बस उसका गला काटने ही वाला था कि तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सानेमी पहली बार कगाया ओबयाशिकी से मिलता है तब सानेमी काफी ज्यादा बदतमीज था। वो कगाया को स्माइल करते हुए देखता है और सानेमी को उस पर गुस्सा आने लगता है। सानेमी कहता है कि तुम डीमन स्लेयर्स को हथियार की तरह यूज करते हो और खुद बस अपने मेंशन में बैठे हुए स्माइल करते हो। ये सुनते ही स्टोन हाशिरा गियोमे को गुस्सा आ जाता है और वो शिनाजुगावा सानेमी से कहता है कि तुम्हें थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए और दूसरों से कैसे बातें करते हैं ये भी सीखना चाहिए। लेकिन कगाया गियोमे को रोक देता है और सानेमी से कहता है कि आई एम सॉरी। वो बहुत ही कमजोर बॉडी के साथ पैदा हुआ है, इतनी ज्यादा कमजोर कि वो तलवार को 5 बार स्विंग भी नहीं कर सकता, तो वो फिजिकली तो किसी काम का नहीं है। लेकिन कगाया से जो भी चीजें हो सकती है वो सब करने की कोशिश करता है। साथ ही कगाया ये भी कहता है कि अगर वो मारा भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी जान की कीमत किसी डीमन स्लेयर से ज्यादा नहीं है। कगाया कहता है कि ये उसी की गलती है, मासाचिका की मौत के इतनी जल्दी उसने सानेमी को बुला लिया। ऊपर से सानेमी को कगाया से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। सानेमी जैसे ही मासाचिका का नाम सुनता है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर कगाया को किसी रैंडम डीमन स्लेयर का नाम कैसे पता। जिस पर शिनोबु की बड़ी बहन कानाए कहती है कि कगाया सामा को हर डीमन स्लेयर का नाम पता है। तभी कगाया खड़ा होता है और सानेमी के पास आकर उसे एक लेटर देता है, जो लेटर उसी के दोस्त मासाचिका ने लिखा था। बेसिकली मासाचिका का एक भाई भी था जो कि काफी टाइम पहले एक डीमन की वजह से मारा गया था और उसे सानेमी के अंदर अपना छोटा भाई दिखता था। जब सानेमी उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है तब उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। कगाया का मानना था कि मासाचिका और कगाया दोनों का ही सपना सेम है कि लोग अपनी पूरी लाइफ जिए और बिना किसी अननेचुरल डेथ के आखिरी सांस तक खुश रहे। ये सारी चीजें सानेमी याद कर रहा था। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि कोकोशिबो अपनी तलवार से सानेमी पर हमला करने ही वाला था, तभी सानेमी गेन्या की गन को बीच में अड़ा लेता है और कोकोशिबो पर ही शूट कर देता है। लेकिन ऑफ कोर्स अपर मून 1 अपनी तलवार से उन बुलेट्स को ब्लॉक कर लेता है। गुस्से में कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म डेथ मून को और इससे पहले वो अटैक सानेमी को हिट करता
सानेमी वहाँ से गायब हो जाता है और तभी एंट्री होती है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमे की। और क्योंकि डीमन स्लेयर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए कोकोशिबो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। गियोमे सानेमी से कहता है कि अपने घाव में टाके लगा लो, तब तक मैं इस डीमन को संभालता हूँ, जिस पर सानेमी हाँ कहता है और इस हाल में होने की वजह से गियोमे से माफी भी मांगता है। गियोमे इस बैटल के लिए तैयार होने लगता है और उसकी बॉडी को देखकर ही कोकोशिबो समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कोकोशिबो कहता है कि पिछले 300 सालों में मैंने इतना पावरफुल इंसान कभी नहीं देखा। साथ ही कोकोशिबो ये भी कहता है कि इसकी बॉडी अटमोस्ट लिमिट यानी कि इसकी पावर के पीक पर है। गियोमे अपने वेपन को बहुत जोर से घुमाने लगता है और बहुत ही ज्यादा गहरी सांसें लेने लगता है और कोकोशिबो अपने एनवायरनमेंट में ये फील कर पा रहा था कि सारी हवा का प्रेशर गियोमे की तरफ खिंचाने लगा है, इतनी जोर से वो ब्रीदिंग कर रहा था। बिना टाइम वेस्ट किए गियोमे अपना पहला अटैक कोकोशिबो पर करता है, जिसे ऑब्वियसली कोकोशिबो डॉज कर लेता है। लेकिन तभी सरप्राइज अटैक के तौर पे गियोमे दूसरी तरफ से अपनी एक्स को फेंकता है। इससे कोकोशिबो अपना डिफेंस भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाता और उसे एक्स से बचना पड़ता है। तभी गियोमे अनलीश करता है स्टोन ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म सेलेस्टियल सरफेस स्मैश, लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है। तभी गियोमे की चेन्स कोकोशिबो के गले के आसपास एक सर्कल बना लेती है। जिन चेन्स को काटने की कोकोशिबो ट्राई भी करता है, लेकिन वो चेन्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोकोशिबो उन्हें काट ही नहीं पाता और इन दी एंड उसे अटैक डॉज करना पड़ता है। फिर कोकोशिबो आगे रहकर अटैक करता है और गियोमे की गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हिट करने के जस्ट 1 सेकंड पहले ही गियोमे उस अटैक को डॉज कर लेता है और उल्टा हवा में जाकर कोकोशिबो पर ही हमला कर देता है, जो कि ऑलमोस्ट कोकोशिबो को हिट कर जाता है। जिसके बाद गियोमे अपनी चेन से कोकोशिबो की तलवार को पकड़ लेता है और जोर से खींचकर तोड़ भी देता है और तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्रीदिंग स्टाइल्स यूज करते हैं। गियोमे यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग रैपिड कॉन्क्वेस्ट और कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग पर्ल फ्लावर्स। जिन अटैक्स का क्लैश बहुत ही भयानक होता है, जिसके बाद कोकोशिबो रिवील करता है कि वो अपनी तलवार को भी रीजनरेट कर सकता है और गियोमे, जो कि ये बात नहीं जानता था, उसके चेहरे पर एक कट आ जाता है। कोकोशिबो कहता है कि अगर तुम हमें मारोगे भी तब भी हम रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन तुम खुद को रीजनरेट नहीं कर सकते। जिसके बाद गुस्से में गियोमे बोलता है कि ये चीज उसने मुजान के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन तुम मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो। और तभी गियोमे अनलीश करता है उसके डीमन स्लेयर मार्क को। तभी हम देखते हैं इनोस्के और कानाओ को, जो कि जेनित्सु और मुराता से मिलते हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी फाइट को कंप्लीट करा है। फिर हम देखते हैं मुइचिरो को, जो कि अपने एक ही हाथ से अपने अंदर घुसी तलवार को बाहर निकाल लेता है और ये काम करने में उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन ऑब्वियसली वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लटका रह सकता था। मुइचिरो दर्द से करारते हुए जमीन पर गिरता है और एक कपड़ों से अपने वुंड्स को बांध लेता है। मुइचिरो जानता था कि ऐसी हालत में वो ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन जो भी मदद उससे हो सकेगी वो अपना बेस्ट देगा। ये सोचकर वो अपनी तलवार उठाता है और फाइट की तरफ भागने लगता है कि तभी उसे दिखता है गेन्या, जो कि मुइचिरो से कह रहा था कि क्या तुम मुझे कोकोशिबो के बाल उठाकर दे सकते हो, जो कि जमीन पर पड़े हुए हैं, जिन्हें खाकर गेन्या रीजनरेट कर सकता है और वो भी इस फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं गियोमे और कोकोशिबो के फेस ऑफ को, जहां पर कोकोशिबो कहता है कि तुमने भी अपना मार्क अवेकन कर लिया। कोकोशिबो कहता है कि दिखने से तो तुम 27 साल के लगते हो और जो भी इंसान मार्क अनलॉक करता है वो 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। और अपने इतने ज्यादा एक्सपीरियंस से कोकोशिबो बता सकता है कि गियोमे 24 घंटे के अंदर अंदर मारा जाएगा। कोकोशिबो कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत करी, अपनी बॉडी को इतना ज्यादा रिफाइन बनाया, लेकिन क्या मतलब सिर्फ 27 साल की उम्र में डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने से तुम मारे जाओगे और तुम्हारा सारा टैलेंट और पावर वेस्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और ज्यादा जीना चाहिए? जिस पर गियोमे कहता है नहीं, मैं इस डीमन मार्क की स्टोरी के बारे में पहले से ही जानता हूँ। गियोमे कहता है कि मेरी लाइफ में ऐसा है ही क्या जिस वजह से मैं रिग्रेट करूँ। ऊपर से अगर तुम्हारी इतनी कमजोर विल पावर है तो तुम एक हाशिरा कभी नहीं बन पाओगे। और ये कहते हुए गियोमे को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। फिर कोकोशिबो कहता है कि अगर तुम एक डीमन बन जाओ तो तुम अपनी बॉडी और अपनी टेक्निक्स को बचा सकते हो। इतनी छोटी सी चीज तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? फिर गियोमे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और अपनी घटिया सी आइडियोलॉजी दूसरों पर थोपना बंद करो। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुमने झूठ कहा। इतिहास में एक ऐसा भी बंदा था जिसने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया और वो 25 साल से भी ज्यादा जिया।
कोकोशिबो उसे बताने की कोशिश करता है कि 25 साल से ज्यादा कोई नहीं जिया, लेकिन तभी गियोमे स्माइल करते हुए कहता है कि कोई ना कोई तो होगा जो कि 25 साल से भी ज्यादा जिया होगा। कोकोशिबो ये सुनते ही चुप हो जाता है और गियोमे हंसते हुए कहता है, लगता है तुम समझ गए। इससे पहले गियोमे अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, कोकोशिबो जस्ट उसके सामने आकर उसका गला काटने ही वाला था कि गियोमे उसे ब्लॉक कर लेता है और स्टोन ब्रीदिंग से कोकोशिबो पर हमला करने लगता है। बाय द वे, अगर तुम लोग नहीं समझे तो यहाँ पर गियोमे योरिची की बात कर रहा था। वैसे तो तुम लोग समझ ही गए होगे, पर फिर भी मैंने बता दिया, सो खैर। फिर हम देखते हैं सानेमी को, जिसने अपने घाव पर टाँके लगा लिए और अब वो बैटल के लिए तैयार है। साथ ही वो अनलॉक कर लेता है उसका डीमन स्लेयर मार्क और बिना टाइम वेस्ट करे सानेमी कोकोशिबो पर हमला कर देता है। और कोकोशिबो नोटिस करता है कि आज के टाइम के सारे हाशिरास के पास डीमन स्लेयर मार्क है। गियोमे और सानेमी दोनों ही सिंक में कोकोशिबो पर हमला करने लगते हैं और सानेमी बताता है कि गियोमे और सानेमी ने साथ में कई घंटों तक ट्रेनिंग करी है, जिससे वो एक दूसरे के साथ बहुत ही सिंक में अटैक कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोइचिरो गेन्या के लिए कोकोशिबो के बाल ले आता है, जिन्हें खाते ही गेन्या इंस्टेंटली खुद को हील कर लेता है। और तभी गेन्या को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो कोकोशिबो की तलवार का टुकड़ा खा ले, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी। लेकिन तभी गेन्या को एक आवाज आती है और ये डरावनी आवाज थी मुजान किबुत्सुजी की, जो कि कोकोशिबो से पूछ रहा था कि उसने कितने पिलर्स को मार दिया और उसे बता रहा था कि किसी भी हाशिरा को उसके पास न आने दे। और मुजान की आवाज सुनते ही गेन्या घबरा जाता है। कोकोशिबो गेन्या और सानेमी दोनों से ही इम्प्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि ये सबसे ताकतवर हाशिराज में से हैं। खास तौर से कोकोशिबो गियोमे से इम्प्रेस होता है और ये नोटिस करता है कि गियोमे का वेपन उसके अंधे होने के बाद भी एनवायरनमेंट की सारी चीजें गियोमे को बता देता है, क्योंकि जब भी गियोमे अपने हथियार को फेंकता है उससे प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन से गियोमे अपने ओपोनेंट के डिस्टेंस को जज कर पाता है और उन्हीं वाइब्रेशन से वो पूरे एनवायरनमेंट की पिक्चर अपने दिमाग में बना पाता है। कोकोशिबो सोचता है कि उसे सानेमी पर हमला करना चाहिए और उसकी तलवार को तोड़ देना चाहिए और वो करता भी वैसा ही है, लेकिन सानेमी बहुत ही तेजी से उल्टा कोकोशिबो की तलवार को जमीन पर टच करवा देता है और अपनी विंड ब्रीदिंग से कोकोशिबो के गले पर एम करता है और कोकोशिबो के डॉज करने के बाद भी वो उसके कई सारे बाल काट देता है। और कोकोशिबो समझ जाता है कि मार्क अनलॉक होने के बाद सानेमी और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। कोकोशिबो सानेमी के अटैक से रिकवर कर भी नहीं पाया था कि तभी गियोमे अपनी एक्स से उस पर हमला करता है और कोकोशिबो का कान काट देता है। इसी को मौका देखकर सानेमी अपने विंड ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म को यूज करता है, लेकिन कोकोशिबो उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद गियोमे और सानेमी एक कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, जिसमें गियोमे यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को और सानेमी यूज करता है विंड ब्रीदिंग के सेवंथ फॉर्म को। लेकिन इस अटैक से वो सिर्फ कोकोशिबो की किमोनो को ही काट पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गियोमे और सानेमी की बॉडी पर कट्स ही कट्स आ जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कोकोशिबो अपनी स्वॉर्ड को और भी ज्यादा डिमोनिक बना लेता है और गुस्से में कोकोशिबो कहता है कि अगर वो सानेमी और गियोमे को मार देगा तो बाकी हाशिरास को मारना काफी आसान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सानेमी को, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसके सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों ही कट चुकी थी। लेकिन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात तो ये है कि अगर कोकोशिबो के अटैक से गियोमे उसे बचाता नहीं तो सानेमी अपने दोनों हाथों को खो चुका होता, और ये बात सानेमी अच्छी तरीके से जानता है। जिसके बाद हम देखते हैं कगाया उबयाशिकी के बेटे किरिया को, जिसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि क्या अपर मून 1 को मारने के लिए गियोमे और तांजीरो को भी हमें भेजना चाहिए, क्योंकि अपर मून 1 बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस पर किरिया साफ मना कर देता है और कहता है कि गियो और तांजीरो दोनों मुजान की तरफ जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि गियोमे, सानेमी, मोइचिरो और गेन्या साथ मिलकर अपर मून 1 को हरा सकते हैं। जिसके बाद हम वापस से बैटल में देखते हैं कोकोशिबो अनलीश करता है उसके मून ब्रीदिंग 7th फॉर्म को, मिस फॉर्च्यून मिरर लूनर शाइन, जिससे बहुत ही स्पीड में कई सारी शॉकवेव्स गियोमे और सानेमी की तरफ बढ़ती हैं। बिना टाइम वेस्ट किए कोकोशिबो अनलीश करता है मून ब्रीदिंग के 8th फॉर्म को, जो अटैक ऑलमोस्ट सानेमी को हिट कर जाता है और उसके पैर पर कई सारे कट्स आ जाते हैं। और इससे सानेमी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपनी सारी स्किल्स और सारी पावर्स को यूज कर रहा है सिर्फ कोकोशिबो से बचने के लिए, और एक्चुअली फाइट में किसी काम नहीं आ रहा, बस गियोमे के लिए
बर्डन बन रहा है। तभी कोकोशिबो अनलीश करता है मून ब्रीदिंग के 9th फॉर्म को, डिसेंडिंग मून परपेचुअल फेसेस, जिस अटैक से सानेमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर गियोमे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सानेमी कहता है कि मेरे बारे में भूल जाओ और इस अपर मून 1 को मारने की सोचो। तभी कोकोशिबो सानेमी को खत्म करने के लिए मून ब्रीदिंग के 10th फॉर्म को अनलीश करता है और वो अटैक ऑलमोस्ट सानेमी को हिट करने ही वाला था कि तभी वहां पर मुइचिरो आ जाता है और सानेमी को बचा लेता है, ये कहते हुए कि वो सानेमी को मरने नहीं देगा। जिसके बाद हम देखते हैं गेन्या को, जो कि काफी दूर से इस बैटल को देख रहा था। वो एक्चुअली तो मदद करना चाहता था, लेकिन वो कोकोशिबो की पावर से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि किसी भी सेकंड कोकोशिबो आकर उसे काट देगा। लेकिन तभी उसे याद आती है मुइचिरो, गियोमे और उसके बड़े भाई सानेमी की, और तभी उसे तांजीरो की एक बात याद आती है कि सबसे कमजोर इंसान में ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि एनिमी का मानना है कि तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो तो तुम उसका क्या ही बिगाड़ पाओगे, इसीलिए वो सबसे कम ध्यान देगा तुम्हारे ऊपर और बस वही मौका होगा एक अनएक्सपेक्टेड ब्लो देने का। और यही सोचते हुए गेन्या अपनी पॉकेट से कोकोशिबो की टूटी हुई तलवार निकालता है और अपना बेस्ट देने के लिए कोकोशिबो की तलवार को निगल जाता है। गियोमे यूज करता है उसकी स्टोन ब्रीदिंग के 6th फॉर्म को, लेकिन कोकोशिबो उसे इंटरप्ट कर देता है मून ब्रीदिंग के 16th फॉर्म को यूज करके। इस पॉइंट तक गियोमे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि कोकोशिबो के पास अनगिनत मूव्स हैं। फिर गियोमे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करने लगता है कि आखिर कोकोशिबो की बॉडी मूव कैसे कर रही है और उसके सेंसेस इतने ज्यादा फास्ट कैसे हैं। कोकोशिबो अपना एक और पावरफुल अटैक करने के लिए गियोमे की तरफ बढ़ता है और तभी मात्र 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन गियोमे को दिखता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, द सी थ्रू वर्ल्ड, और ये देखकर गियोमे पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। फिर हम देखते हैं मुइचिरो को, जो कि कोकोशिबो पर एक सरप्राइज अटैक करने वाला था ताकि गियोमे और सानेमी को एक ओपनिंग मिल सके और वो उस पर हमला कर सके। और इंस्टेंटली गियोमे समझ जाता है कि मुइचिरो क्या करना चाहता है और यही बात वो सानेमी से कहता है। अब कोकोशिबो के ऊपर 3 तरफ से 3 हाशिराज हमला करने वाले थे, लेकिन कोकोशिबो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि वो सारे हाशिराज को एक बार में ही खत्म कर देगा और इसके लिए वो यूज करता है मून ब्रीदिंग के 14th फॉर्म को, लेकिन समहाउ तीनों हाशिराज उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। और तभी गियोमे अपनी माला का एक जुजू बीड कोकोशिबो के हाथ पर फेंकता है, जिससे कोकोशिबो कंफ्यूज हो जाता है और 1 सेकंड के लिए ही उसका ध्यान बढ़ जाता है। तभी सानेमी यूज करता है विंड ब्रीदिंग के 1st फॉर्म को, जिससे कोकोशिबो पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। और एट द सेम टाइम गियोमे अपने वेपन को कोकोशिबो पर फेंकता है और उसके राइट कंधे को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ से मुइचिरो कोकोशिबो के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है और कोकोशिबो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि आखिर मुइचिरो ने उसके अटैक्स को डॉज कैसे करा। और फाइनली ये कंक्लूजन निकालता है कि मुइचिरो ने भी सी थ्रू वर्ल्ड यानी कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अनलॉक कर लिया है, और साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि गियोमे ने भी सी थ्रू वर्ल्ड या ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर लिया है। लेकिन इंस्टेंटली कोकोशिबो अपना हाथ हील कर लेता है और बस वो मून ब्रीदिंग के 16th फॉर्म को यूज करने ही वाला था कि हम देखते हैं गेन्या को, जिसने कोकोशिबो की तलवार खा ली है और अब काफी ज्यादा डिमोनिक दिख रहा है और उसकी गन भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। गेन्या कोकोशिबो पर एम करता है और शूट कर देता है, लेकिन कोकोशिबो उन गोलियों को ब्लॉक कर लेता है और तभी वो बुलेट्स कोकोशिबो की तलवार से टकराकर अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है और कोकोशिबो की बॉडी में घुस जाती है। और कोकोशिबो नोटिस करता है कि गेन्या की जो गन है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है और गेन्या भी अब पहले से कहीं ज्यादा डिमोनिक दिख रहा है। तभी उन बुलेट के अंदर से या कह लो कोकोशिबो के अंदर से कई सारे पेड़ों की ब्रांचेस निकलने लगती है, जिससे कोकोशिबो हिल नहीं पाता और एक जगह ही फंस जाता है। कोकोशिबो समझ जाता है कि एक ब्लड डिमन आर्ट है, इसका मतलब गेन्या ने उसके बाल और उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड को खा लिया है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी गियोमे और सानेमी जस्ट उसके सामने हैं और उस पर अटैक करने ही वाले हैं। और इसी मोमेंट पे कोकोशिबो को बहुत टाइम के बाद अपनी जान का खतरा महसूस होता है और तभी उसे याद आता है कि आखिरी बार उसे अपनी जान का डर कब लगा था। आज से तकरीबन 400 साल पहले, जब वो अपने भाई योरीची से मिलता है, जो कि उस टाइम तक बहुत ज्यादा ही बूढ़ा हो गया था और उसकी एज 80 साल से भी ज्यादा की थी। और ये ऑब्वियसली काफी ज्यादा शॉकिंग था
क्योंकि जिन लोगों के पास भी डीमन स्लेयर मार्क होता है वो 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। योरिची कोकोशिबो से कहता है कि भाई ये बात दिल दहला देने वाली है। यहाँ पर कोकोशिबो पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि उसे आखिर करना क्या चाहिए। ना उसे योरिची पर गुस्सा आ रहा था और ना ही उसे मारने का मन कर रहा था। लेकिन तभी योरिची अपनी तलवार को पकड़ता है और फाइटिंग स्टांस लेता है, जो कि इतना ज्यादा डरावना था कि कोकोशिबो के भी पसीने निकल जाते हैं। इंस्टेंटली योरिची कोकोशिबो का गला काट देता है। कोकोशिबो का गला ऑलमोस्ट पूरा कट चुका था। जैसे ही कोकोशिबो को रियलाइज होता है कि उसका छोटा भाई उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, भले ही कोकोशिबो डीमन बन चुका है तब भी वो योरिची की पावर के आसपास भी नहीं है। और ये सोचते ही फिर से सारी बचपन की जेलेसी और हेटरेट कोकोशिबो के दिमाग में आने लगती है। कोकोशिबो की पूरी इच्छा थी कि वो योरिची को मार दे, लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा तो मुजान भी नहीं कर सकता। इसलिए कोकोशिबो जानता था कि योरिची के अगले अटैक में वो उसे मार देगा, लेकिन योरिची अगला अटैक करता ही नहीं है, या कह लो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उस जगह खड़े खड़े ही योरिची की मौत हो जाती है। मर जाने के बाद भी योरिची अपने पैरों पर अभी भी खड़ा था। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में कोकोशिबो जोर से चिल्लाता है और उसकी बॉडी से कई सारे स्लैशेस बाहर निकलते हैं, जिससे सारे डीमन स्लेयर्स कट जाते हैं और कोकोशिबो की बॉडी में से कई सारे ब्लेड्स बाहर निकल जाती है। मोइचिरो पूरी ताकत से अपनी ब्लेड को पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि अब वो मरने वाला है और मरने से पहले वो किसी काम नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ गेन्या बीच में से आधा कट चुका था। इस सब के बाद भी गियोमे और सानेमी फिर से कोकोशिबो पर हमला करते हैं। मोइचिरो अपनी ब्लेड को और ज्यादा ताकत से पकड़ता है और सडनली उसकी तलवार का कलर रेड होने लगता है और इससे कोकोशिबो को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसकी बॉडी के ऑर्गन्स आग में जल रहे हो। और क्योंकि कोकोशिबो का ध्यान थोड़ी देर के लिए बढ़ गया था, सानेमी अपनी सारी ताकत लगाकर कोकोशिबो के गले पर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर लेटा हुआ गेन्या अपनी ब्लड डीमन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और कोकोशिबो की पीठ में से एक पेड़ उग जाता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर कोकोशिबो डिसाइड करता है कि वो गेन्या को पूरी तरीके से काट देगा, लेकिन समहाउ वो उसका अटैक लॉन्च ही नहीं कर पाता और इसी बात का फायदा उठाकर गियोमे उसके सर पर हमला कर देता है। लेकिन समहाउ कोकोशिबो खुद की गर्दन को उड़ने से बचा लेता है। तभी गियोमे अपने एक्स को नीचे से कोकोशिबो पर फेंकता है, लेकिन कोकोशिबो अपनी तलवार से उसे भी ब्लॉक कर लेता है और गुस्से में चिल्ला पड़ता है क्योंकि वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा था। तभी कोकोशिबो की नजर जाती है मोइचिरो की तलवार पर, जो कि अब रेड कलर की हो चुकी थी। उसे अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आती है, जहां पर वो अपने भाई योरिची से पूछता है कि आखिर तुम अपनी सक्सेसरशिप किसे दोगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपने जितना पावरफुल नहीं है। जिसके जवाब में योरिची उससे कहता है कि हम उतने भी महान नहीं हैं जितना तुम हमें समझते हो। ऐसा दिन जरूर आएगा जब आने वाली जनरेशन हमारी पावर्स को एक्सीड कर जाएगी। हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आने वाली जनरेशन्स पर पूरा भरोसा है। फिर हम देखते हैं कि सानेमी हवा में छलांग लगाता है और गियोमे के वेपन पे अपनी तलवार को जोर से हिट करता है ताकि वो कोकोशिबो की गर्दन को काट सके। और तभी उन दोनों के ही वेपन्स का कलर चेंज होकर ब्राइट रेड हो जाता है एंड अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद फाइनली वो कोकोशिबो का गला काट देते हैं। सर कटते ही जो चीज कोकोशिबो को याद आती है वो थी योरिची के वर्ड्स कि कैसे हमारी आने वाली जनरेशन्स हमें सरपास कर देंगी और वो जनरेशन्स हमसे भी ज्यादा स्पेशल होंगी। और ये कहते ही योरिची स्माइल करता है। फिर कोकोशिबो को समझ में आने लगता है कि जिन डीमन स्लेयर से वो फाइट कर रहा है वो सच में स्पेशल है। इन डीमन स्लेयर्स ने कई सारे अपर मून्स को हरा दिया और हर बार अपने लिमिट्स को सरपास किया। अपर मून्स जो कि इनसे कई ज्यादा पावरफुल हैं, हमारे पास कई सारे एडवांटेजेस थे जैसे कि ब्लड डीमन आर्ट और रीजनरेशन, लेकिन इस सब के बावजूद भी इन नॉर्मल ह्यूमंस ने हमें हरा दिया। यहाँ तक कि इन्होंने अपने हथियारों को भी ब्राइट रेड कर दिया, जबकि ये तो सन ब्रीदिंग भी यूज नहीं करते। फिर कोकोशिबो सोचता है कि हमारी अगली जनरेशन हमसे पावरफुल होगी, इसमें आखिर अच्छी बात क्या है, क्योंकि कोकोशिबो को हारना बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए सर कट जाने के बाद भी वो अपनी बॉडी को मूव करता है। गियोमे समझ जाता है कि अभी भी कोकोशिबो नहीं मरा, इसीलिए वो सानेमी को बार बार अटैक करते रहने के लिए कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि हम गेन्या और मोइचिरो के सैक्रिफाइस को खाली नहीं जाने देंगे। और ये सुनते ही सानेमी की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो बहुत ही गुस्से में विंड ब्रीदिंग के 8th फॉर्म फर्स्ट गेल फ्लैश को अनलीश करता है और गियोमे यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग के 5th फॉर्म
स्टोन व्हील ऑफ जस्टिस को। कोकोशिबो समहाउ इन दोनों अटैक से डॉज कर लेता है और मुइचिरो का हाथ भी काट देता है और उसकी ब्लेड को अपनी बॉडी में से निकालने लगता है और धीरे धीरे कोकोशिबो का सर वापस से रीजनरेट होने लगता है और पूरी तरीके से रीजनरेट होने के बाद हम देख सकते हैं कोकोशिबो का असली फॉर्म, जो कि बिल्कुल भी कोकोशिबो की तरह नहीं दिख रहा था। ये वाला फॉर्म पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। लेकिन गियोमे और सानेमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कंटिन्यूसली उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और कोकोशिबो को ये यकीन हो जाता है कि अब वो इन दोनों से तो नहीं हारने वाला। लेकिन तभी वो सानेमी की तलवार में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये कोकोशिबो है और कोकोशिबो को योरिची की बातें याद आने लगती है। योरिची उससे पूछता है कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर सामुराई ही बनना था ना, जो सुनकर कोकोशिबो चुप रह जाता है। जिसके बाद योरिची कहता है कि तुम्हारे बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सामुराई मुझे ही बनना है। और तभी कोकोशिबो खुद से पूछता है कि क्या ये सामुराई का फॉर्म है, क्या ये सच में वही है जो कि मैं चाहता था। एंड सडनली वो नोटिस करता है कि जहाँ पर मुइचिरो ने उसे तलवार से काटा था वो जगह धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगती है और कोकोशिबो का ध्यान बढ़ते ही गियोमे और सानेमी अपने वेपन से कोकोशिबो का न्यू ग्रोन हेड फिर से धड़ से अलग कर देते हैं। धीरे धीरे कोकोशिबो की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, लेकिन कोकोशिबो सोचने लगता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। और तभी उसे याद आता है जब योरिची ने उससे कहा था दिस इज हार्ट रेंचिंग ब्रदर। और इसी के साथ फाइनली कोकोशिबो या अपर मून 1 की मौत हो जाती है। इसके बाद कोकोशिबो खुद से सवाल पूछने लगता है कि क्या इसीलिए मैं इतना लंबा जिया? क्या मेरा डीमन बनने का कारण ये था कि मैं मरने से डरता था? क्या मुझे ताकत की इतनी भूख थी कि मैंने कई इंसानों को मार दिया? कोकोशिबो को खुद के एक्शंस पर शर्म आती है और फाइनली वो समझ जाता है कि वो बस योरिची की तरह बनना चाहता था। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है कोकोशिबो और योरिची की बैक स्टोरी। लेकिन इससे पहले हम बैक स्टोरी को जाने, तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर कोई भी लाइक एम नहीं है, बट इस वीडियो पर एक कमेंट्स टारगेट है विच इज 1000 कमेंट्स। वैसे तो मुजान वाली नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट संडे तक अपलोड हो जाएगी, लेकिन अगर तुम लोग उससे पहले ही 1000 कमेंट्स करवा देते हो तो मैं वीडियो उससे भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो फटाफट से जाके कमेंट कर दो और तुम्हें तो पता ही होगा मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। खैर बैक टू द वीडियो। कोकोशिबो के पास्ट को वो खुद ही नरेट करता है। कोकोशिबो हमें बताता है कि जो लोग किसी से जलते नहीं हैं वो बहुत ही लकी होते हैं और वो इतने लकी इसलिए होते हैं क्योंकि कभी भी वो ऐसे इंसान से नहीं मिले जो इंसान पूरी तरीके से परफेक्ट हो और उसे हराने का कोई रास्ता ना हो। कोकोशिबो बताता है कि योरिची और वो ट्विंस ब्रदर थे और जिस टाइम पर वो पैदा हुए थे उस टाइम पर लोग ट्विंस को अनलक्की मानते थे क्योंकि ट्विंस में हमेशा सक्सेशन के लिए लड़ाइयाँ होती थी। योरिची जब पैदा हुआ था तब उसके सर पर एक अजीब सा बर्थ मार्क था और क्योंकि वैसे भी ट्विंस अनलक्की होते हैं इसलिए उनके फादर ने एक ऑर्डर दिया योरिची को मार देने का। लेकिन जैसे ही ये बात योरिची की मॉम को पता चली उन्होंने अपना आपा ही खो दिया और अपने हस्बैंड पर ही अटैक कर दिया। जिसके बाद ये फैसला हुआ कि जैसे ही योरिची 10 साल का होगा उसे मंदिर भेज दिया जाएगा और एक प्रीस्ट बना दिया जाएगा। और वैसा ही होता है। दोनों ट्विंस ब्रदर्स को एक दूसरे से दूर रखा जाता है और इसी वजह से मिचिकात्सु को योरिची पर बहुत दया आती थी। बाय द वे कोकोशिबो का ह्यूमन लाइफ में नाम था मिचिकात्सु। जहाँ एक तरफ मिचिकात्सु को सारी चीजें प्रॉपर मिला करती थी, प्रॉपर ट्रेनिंग, खाना और कपड़े मिला करते थे, वहीं योरिची को कुछ भी नहीं मिलता था। उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया था जहाँ पर कम से कम फैसिलिटीज थी और उसका बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। और इसी वजह से मिचिकात्सु को अपने भाई पर बहुत दया आती थी। जब भी उसकी मॉम अपने कमरे से बाहर निकलती थी योरिची दौड़कर उसकी मॉम को जाके गले लगा लेता था और हमेशा उनसे चिपक कर ही रहता था। फिर एक दिन जब मिचिकात्सु के फादर नहीं देख रहे थे तब वो चुपके से योरिची के रूम में घुस जाता है और वहां जाकर उसे खुद के हाथों से बनाई हुई फ्लूट देता है। योरिची एक बहुत ही अलग टाइप का बच्चा था जो कि ना तो कभी स्माइल करता था और ना ही कभी किसी से बात करता था और इसीलिए लोगों का मानना था कि वो बहरा है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर एक दिन जब दोनों भाई 7 साल के थे तब मिचिकात्सु उसकी रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा था। योरिची चुपचाप मिचिकात्सु को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था और तभी उसने पहली बार कुछ बोला। वो मिचिकात्सु से पूछता है कि क्या तुम्हारा सपना स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनने का है? और एकदम से योरिची के मुंह से ये सुनकर मिचिकात्सु शॉक्ड रह जाता है और उसके हाथों से तलवार भी नीचे गिर जाती है।
तभी योरिची स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे तो मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। हालांकि मिचिकात्सु को उस पर दया जरूर आती थी, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो समझता था कि योरिची एक क्राई बेबी है जो अपनी मॉम को देखकर बार बार उनके पास भाग जाता है और ये सब सिर्फ कायरो की निशानी है। जिसके बाद से योरिची रोज स्वॉर्ड ट्रेनिंग के टाइम पर दूर से खड़ा होकर ट्रेनिंग को देखा करता था। और एक दिन मिचिकात्सु के ट्रेनर को उस पर दया आती है और वो योरिची से भी कहता है कि तुम भी एक बार स्वॉर्ड चला कर देखो। वो योरिची को सिखाता है कि स्वॉर्ड कैसे पकड़ते हैं और एक बेसिक स्टैंस भी सिखाता है। फिर वो ट्रेनर योरिची से कहता है कि अपनी पूरी ताकत लगाओ और मुझ पर हमला करो, और योरिची वैसा ही करता है। मिचिकात्सु और उसका ट्रेनर शॉक रह जाते हैं ये देखकर कि योरिची बहुत ही स्पीड में 4 बहुत ही पावरफुल अटैक्स उस ट्रेनर पर करता है, जिससे वो ट्रेनर जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। और ये काम एक 7 साल का बच्चा पहली बार तलवार को हाथ में लेकर करता है। जिसके बाद से योरिची का इंटरेस्ट सामुराई बनने में रहा ही नहीं। उसने जब ट्रेनर को मारा तब उसे बहुत ही बुरा लगा और अंदर से अलग ही गिल्ट फील हुआ। एंड ऑब्वियसली मिचिकात्सु जानना चाहता था कि आखिर योरिची ने ऐसा करा कैसे, जिस पर फाइनली योरिची बता देता है कि जैसे ही ट्रेनर ने सांस ली तो उसकी लंग्स एक्सपैंड हो गई और ट्रेनर के मसल के मूवमेंट से योरिची को पता चल गया कि वो कब और कैसे अटैक करने वाला है। 7 साल का मिचिकात्सु जब ये सुनता है तब उसे समझने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि योरिची को जिंदा चीजों के आर पार दिखता है। और इससे मिचिकात्सु में पहली बार जेलस की फीलिंग आती है कि आखिर योरिची इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। लेकिन इतना गिफ्टेड होने के बाद भी योरिची को फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। योरिची कहता है कि सामुराई बनने से तो बेटर होगा कि मैं तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊं। और उसी रात मिचिकात्सु समझ जाता है कि योरिची के कमाल के टैलेंट की वजह से उल्टा मिचिकात्सु को ही मंदिर भेज दिया जाएगा प्रीस्ट बनने के लिए। मिचिकात्सु ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर योरिची आ जाता है और वो मिचिकात्सु को बताता है कि उनकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और कल सुबह सुबह वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वो मिचिकात्सु को कभी भी नहीं भूलेगा और उसकी दी हुई ये फ्लूट वो मरते दम तक अपने पास रखेगा। जिसके बाद अगले दिन मिचिकात्सु उसकी मॉम की लिखी हुई डायरी एंट्री पढ़ता है, जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि योरिची जानता है उसके टैलेंट की वजह से अगला सक्सेसर उसे बनाएंगे और यही वो कारण था जिस वजह से योरिची घर छोड़कर चला गया। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम का लेफ्ट साइड काफी हद तक पैरालाइज हो गया था, जिस वजह से जब भी योरिची उन्हें देखता था तो वो उनके लेफ्ट साइड को सपोर्ट करने के लिए उनके पास दौड़ा हुआ आता था। और मिचिकात्सु को समझ में आता है कि योरिची डरपोक नहीं था, एक्चुअली में वो इतना ज्यादा समझदार था कि उसे पता था कि उसकी मॉम को एक बीमारी है और 10 सालों से बीमारी होने के बाद भी मिचिकात्सु को कभी समझ में आया ही नहीं। मिचिकात्सु की जेलसी इस लेवल तक पहुंच गई कि बस वो चाहता था योरिची मारा जाए। फिर उसके फादर ने ये डिसाइड किया कि वो योरिची को अगला सक्सेसर बनाएंगे और इसके लिए उन्होंने अपना एक आदमी भेजा टेम्पल में। लेकिन योरिची कभी टेम्पल आया ही नहीं और सभी लोग ये सोचने लगे कि उसका कोई हादसा हुआ है और वो मारा गया है। और योरिची जो कि जिंदा था उसने फिर कभी अपनी एग्जिस्टिंग फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। ये सब हो जाने के 10 साल बाद हम देखते हैं कि मिचिकात्सु की अब शादी हो चुकी है और उसकी एक फैमिली भी है। लेकिन एक दिन मिचिकात्सु और उसके सैनिकों का सामना हो जाता है एक बहुत ही ताकतवर डीमन से। वो डीमन मिचिकात्सु के सारे लोगों को मार देता है और बस मिचिकात्सु को भी मारने ही वाला था कि तभी वहां पर योरिची आ जाता है और सिर्फ एक ही स्लाइस में उस डीमन को काट देता है। योरिची अपने भाई से माफी मांगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट आया और मिचिकात्सु के सैनिकों को नहीं बचा पाया। और जैसे ही मिचिकात्सु देखता है कि योरिची उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसी सेकंड से उसके शांति और सुकून वाले दिन खत्म हो जाते हैं। उसकी जेलसी के कारण मिचिकात्सु अपनी फैमिली को छोड़ देता है और योरिची की तरह एक डीमन स्लेयर बन जाता है। वहां पर उसे पता चलता है कि योरिची ने ही सबको ब्रीदिंग स्टाइल सिखाई है। योरिची से पहले सारे डीमन स्लेयर्स सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ पर ही डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन योरिची उन्हें सिखाता है सन ब्रीदिंग। हालांकि सन ब्रीदिंग इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है कि उसे कोई भी डीमन स्लेयर नहीं सीख पाता, इसलिए सभी डीमन स्लेयर्स खुद की एक अलग सन ब्रीदिंग से डिराइव टेक्निक बनाते हैं, जैसे फायर ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग एटसेट्रा। और ये सारी चीजें उन्हें योरिची सिखाता है, जिससे डीमन स्लेयर्स की पावर तो बढ़ ही जाती है, साथ ही मिचिकात्सु का डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक हो जाता है। मिचिकात्सु खुद योरिची का ट्विंस ब्रदर होने के बाद भी वो सन ब्रीदिंग नहीं सीख पाता है
और ना चाहते हुए भी उसे खुद की एक टेक्निक बनानी पड़ती है विच इज मून ब्रीदिंग, जो कि ऑब्वियसली सन ब्रीदिंग से कमजोर है। फिर सारे डीमन स्लेयर को धीरे धीरे पता चलता है कि डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने की एक कीमत भी है और वो है उनके लाइफ स्पैन, और अब वो सिर्फ 25 साल तक ही जी सकते हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ सारे डीमन स्लेयर्स में फैलती है सभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि डीमन स्लेयर की सबसे ताकतवर जनरेशन कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगी। और मिचिकात्सु भी इस चीज़ से परेशान था, जिसके बाद मिचिकात्सु की मुलाकात होती है मुजान किबुत्सुजी से, और वो उसे अमर बनने के बदले डीमन बनने का ऑफर देता है। और थोड़ा ही सोचने के बाद मिचिकात्सु उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद मिचिकात्सु बन जाता है अपर मून 1 कोकोशिबो। जिसके बाद वो डीमन स्लेयर कोर्स ऑफ कोर्स छोड़ देता है और उल्टा उन्हें हंट करना शुरू कर देता है। एंड फाइनली कोकोशिबो की अगली मुलाकात योरिची से होती है जब वो 80 साल से भी ज्यादा का हो जाता है। योरिची बस एक ही झटके में कोकोशिबो का आधे से ज्यादा गला काट देता है और अपने बुढ़ापे की वजह से अपने पैरों पर ही खड़ा योरिची मारा जाता है, वो भी अनडिफीटेड। यहाँ तक कि मुजान भी उसे एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया। और इतनी ज्यादा परफेक्शन से कोकोशिबो कुछ ज्यादा ही जेलस था और कोकोशिबो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो योरिची के मरे हुए शरीर पर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है। हालांकि कोकोशिबो को सबसे बड़ा झटका लगता है जब योरिची को काट देने के बाद उसके कपड़ों में से एक लकड़ी की बनी फ्लूट निकलती है, जो कि खुद मिचिकात्सु ने ही उसे दी थी। और 7 साल की उम्र में ही योरिची ने उसे बताया था कि वो इस फ्लूट को मरते दम तक अपने पास रखेगा, और वैसा ही होता है। ये देखकर कोकोशिबो की आंखों में से आंसू आने लगते हैं कि उसका भाई डीमन बनने के बाद भी उससे कितना ज्यादा प्यार करता था, लेकिन योरिची के हर चीज में परफेक्ट होने की वजह से कोकोशिबो अभी भी उससे चिढ़ता था। कोकोशिबो 400 सालों से भी ज्यादा जिंदा रहा, लेकिन कभी भी वो योरिची का फेस भुला नहीं पाया। योरिची बिल्कुल ही सूरज की तरह था और उसके आसपास के लोग हमेशा चाहते थे कि योरिची उनके साथ ही रहे, लेकिन कोकोशिबो जो कि हमेशा उसके भाई को सरपास करना चाहता था, अंत में वो मारा गया और गायब हो गया। और ऐसा करने की प्रोसेस में कोकोशिबो ने अपना घर, अपनी फैमिली और अपनी इंसानियत तीनों को छोड़ दिया। योरिची को मिटाना तो दूर की बात, योरिची की बनाई हुई ब्रीदिंग, सन ब्रीदिंग को भी कोकोशिबो और मुजान मिलकर भी नहीं मिटा पाए, जबकि मुजान और कोकोशिबो दोनों की ही पूरी कोशिश थी कि सारे सन ब्रीदिंग यूजर्स को मार दें। और मिचिकात्सु के आखिरी समय में वो योरिची से पूछता है कि हम दोनों ट्विन ब्रदर थे, फिर भी हम में इतना फर्क क्यों था। और योरिची से ये पूछते हुए कोकोशिबो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कोकोशिबो के मरने के बाद भी उसके कपड़ों में से वही फ्लूट मिलती है जो कि उसने योरिची को दी थी, और बाद में योरिची को मारते टाइम तक ये उसके पास थी। कोकोशिबो भले ही डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन सानेमी अभी भी अंधाधुन उस पर हमला कर रहा था और गियोमे उसे रोकता है। साथ ही ये देखता है कि सानेमी ऑलरेडी बेहोश हो गया है और अपनी बेहोशी की हालत में भी वो कोकोशिबो से फाइट कर रहा है। ये देखकर गियोमे बहुत ही टेंशन में आ जाता है। तभी गियोमे की नजर पड़ती है गेन्या पर, जो कि ऐसी हालत में अभी भी जिंदा था। गियोमे दौड़कर गेन्या के पास जाता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी गेन्या जिंदा था और वो गियोमे से कहता है कि मुझे छोड़िए और तोकितो सान की मदद कीजिए। और गेन्या को इतनी बुरी हालत में देखकर गियोमे रो पड़ता है। फिर गियोमे सानेमी को गेन्या के पास लेटा देता है और जैसे ही गेन्या देखता है कि सानेमी जिंदा है, उसे बहुत ही रिलीफ फील होता है। जिसके बाद गियोमे जाता है मुइचिरो के पास। गियोमे देखता है कि मुइचिरो की आधी बॉडी कटी हुई है और वो खुली आंखों से सीलिंग की तरफ देख रहा है। एंड हाँ, इस पॉइंट तक मुइचिरो की मौत हो चुकी है और मुइचिरो को इस हालत में देखकर गियोमे बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर गियोमे मुइचिरो की आंखें बंद करते हुए कहता है कि तुम्हारे और गेन्या के बिना हम अपर मून 1 को कभी नहीं हरा पाते। जिसके बाद वो मुइचिरो की आंखें बंद कर देता है। जिसके बाद गियोमे रोते हुए कहता है कि आज ही हम मुजान को हरा देंगे और उसे मार देने के बाद हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। जैसे ही मुइचिरो इस वर्ल्ड में आंखें बंद करता है, उसकी आंखें खुलती है आफ्टर लाइफ में, जहां पर उसका भाई यूचिरो तोकितो जस्ट उसके सामने ही खड़ा था, जो कि रोते हुए मुइचिरो से कहता है कि तुम यहाँ मत आओ, अभी तुम्हारा मरने का टाइम नहीं है। ये सुनते ही मुइचिरो भी रोने लगता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी लेकिन उसका भाई अभी भी उसकी तारीफ नहीं कर रहा है और उल्टा उसे वहां से जाने के लिए कह रहा है।
यूइचिरो उससे कहता है कि तुमने आखिर इतनी मेहनत करी ही क्यों, जबकि तुम वहां से भाग सकते थे। जिसका जवाब मुइचिरो देता है कि भले ही मैं मारा जाता, लेकिन मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद मुइचिरो कहता है कि जब से हमारी फैमिली मारी गई है तब से हमने काफी बुरा टाइम देखा है, लेकिन फिर जब वो डीमन स्लेयर बना तब उसने कई सारे नए दोस्त बनाए, और बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। और भले ही कैसी भी सिचुएशन हो, मुइचिरो भागा नहीं, और इसलिए उसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि प्लीज मेरी लाइफ को पॉइंटलेस मत बोलो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ऐसा कहने से उतना दर्द होता है जितना पूरी लाइफ टाइम में मुझे आज तक नहीं हुआ। जिस पर यूइचिरो सॉरी कहता है और बोलता है कि वो बस चाहता था कि तुम मारे ना जाओ, जैसे कि मैं और हमारे पेरेंट्स मारे गए। जिसके बाद हम देखते हैं सानेमी को, जिसे होश आ चुका था और वो गेन्या को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। सानेमी चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें समहाउ ठीक कर दूंगा। जिस पर गेन्या कहता है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, और वो सानेमी से सॉरी कहता है और माफी मांगता है कि वो किसी काम का नहीं था। जिस पर सानेमी रोते हुए उसे ऐसा कहने से मना करता है, और सानेमी को थैंक यू बोलते हुए गेन्या डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सानेमी कहता है कि वो गेन्या को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाया और वो किसी काम का नहीं है, और मरने से जस्ट पहले गेन्या कहता है कि तुम अब तक के सबसे बेस्ट भाई थे, और मेरी आखिरी विश यही रहेगी कि तुम मेरी तरह बेमौत ना मारे जाओ। और इतना कहते ही गेन्या पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये सुनते ही सानेमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, एंड फाइनली वो अपने आखिरी बचे फैमिली मेंबर को भी खो देता है। लेकिन गियोमे सानेमी के पास आता है और कहता है कि अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, खड़े हो जाओ सानेमी, अभी हमें मुजान को भी मारना है ताकि हम मुइचिरो और गेन्या के सैक्रिफाइस को खाली न जाने दें। फिर डीमन स्लेयर क्रो सभी में मैसेज फॉरवर्ड कर देता है कि गेन्या और मुइचिरो दोनों ही मारे जा चुके हैं, पर साथ ही अच्छी खबर ये भी है कि अपर मून 1 भी मारा जा चुका है। ये बात सुनते ही तांजीरो के सामने गेन्या और मुइचिरो की यादें आने लगती है और वो रोने लगता है और सोचने लगता है कि फ्रीडम के लिए वो सारे लोग मारे जा रहे हैं जो कि फ्रीडम डिजर्व करते थे। और तभी तांजीरो को वो लेटर याद आता है जो कि रेंगोकू के भाई सेंजुरो ने उसे भेजा था। उस लेटर में लिखा था कि सन ब्रीदिंग के एक्चुअल में 13 फॉर्म्स हैं, लेकिन तांजीरो को उनमें से सिर्फ 12 ही आते हैं। तभी हम देखते हैं किराया उबियाशिकी को, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि मुजान थोड़ी ही देर में रिकवर करने वाला था। तभी किराया की बड़ी बहन उसे बताती है कि डीमन स्लेयर्स का फर्स्ट ग्रुप मुजान की लोकेशन पर पहुंच चुका है और जो डीमन स्लेयर्स का दूसरा ग्रुप है वो भी बहुत पास है और बस पहुंचने ही वाला है। जैसे ही किराया को ये पता चलता है वो घबराहट में सभी को ऑर्डर देता है कि मुजान के पास न जाए, और वो अपनी बड़ी बहन से कहता है कि सारे डीमन स्लेयर्स को ऑर्डर दो कि वो मुजान की लोकेशन से जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि अगर वहां पर कोई हाशिरा नहीं होगा तो मुजान सभी को मार देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन स्लेयर का एक पूरा ग्रुप मुजान की लोकेशन पर पहुंच चुका है और सभी ने मुजान के ककून को घेर लिया है, और वो लोग सोचते हैं कि यही सही टाइम है इस ककून पर हमला करने का। लेकिन तभी मुजान किबुत्सुजी अपनी एंट्री लेता है। वो अपने ककून में से बाहर निकलता है और देखता है कई सारे नूब डीमन स्लेयर्स को जो कि उसे मारने का प्लान कर रहे थे। मुजान 1 सेकंड से भी कम टाइम में सारे डीमन स्लेयर्स को मार देता है और किरिया सभी को वहां से निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब तक वहां कोई बचा ही नहीं था और मुजान डीमन स्लेयर्स के साथ साथ डीमन स्लेयर क्रो को भी मार देता है। फिर मुजान अपनी बैडएस एंट्री लेता है ये कहते हुए कि मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ, कि मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि अब मैं किसी को भी खा लूं, मुझे वो टेस्टी ही लग रहा है। जिसके बाद मुजान कगाया उबियाशिकी को थैंक यू कहता है इतने सारे डीमन स्लेयर्स को उसका खाना बनाने के लिए। जिसके बाद मुजान तारीफ करता है कगाया के सक्सेसर की। उसे नहीं पता कि वो कगाया का बेटा है या उसकी बेटी, लेकिन जो भी है वो बहुत ही कमाल का काम कर रहा है, इसीलिए सभी को मारने के बाद वो उसे स्पेशल ऑफर देगा एक अपर मून डीमन बनने का, क्योंकि उसी की वजह से उसके सारे अपर मून्स मारे गए हैं। और हम देखते हैं कि मुजान ने कई सारे डीमन स्लेयर्स को खा लिया है और अपनी पूरी पावर वापस से रिकवर कर ली है। जिसके बाद किरिया सभी को ऑर्डर देता है, स्पेशली सेकंड ट्रूप को ऑर्डर देता है कि वो मुजान के पास न जाए, क्योंकि वैसे भी बिना हाशिरा के मुजान सभी को कच्चा चबा जाएगा। फिर हम देखते हैं मुजान को जो कि लेडी टामाया को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर चुका था, और वो टामाया से कहता है कि तुम्हारी जो मेडिसिन थी डीमन को इंसान
मुजान बनाने वाली वो किसी भी काम की नहीं थी। जिस पर लेडी टामायो कहती है कि आज ही का वो दिन होगा मुजान जब तुम मारे जाओगे। जिसके जवाब में मुजान कहता है कि यही सेम चीज मुझे हजारों लोग बोल चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक मैं कभी नहीं मरा। और उसके बाद मुजान कहता है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए, जिन्हें खुद तुमने ही मारा था। और इतना कहते ही मुजान तामायो के सर को पूरी तरीके से क्रश कर देता है और तामायो को मारते ही योशिरो को एकदम से झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लेडी टामायो मारी जा चुकी है। योशिरो की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि मुजान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं डीमन स्लेयर की सेकेंड टीम को, जिन्हें मुजान एक ही झटके में सभी को मार देता है और किरिया उन सभी से यही कहता रह जाता है कि मुजान के पास मत जाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे डीमन स्लेयर मारे जा चुके हैं। मुजान फिर बड़े ही बैडेस्ट तरीके से कहता है कि उनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं था, अब मुझे खुद ही डीमन स्लेयर्स को मारना होगा और आज की रात डीमन स्लेयर्स का नरसंहार होगा। और बड़े ही डरावने तरीके से अपने ट्रू फॉर्म में मुजान एक स्माइल देता है। और इसी पैनल के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है और इसी के साथ इन्फिनिटी कैसल आर्क भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मैक्सिमम 1 या 2 चैप्टर्स बचे होंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो विच इज सनराइज काउंटडाउन आर्क, उसमें मैं इसके भी थोड़े बहुत चैप्टर्स कवर कर लूंगा, क्योंकि इसके बाद से मुजान और सारे हाशिरास की फाइनल फाइट होने वाली है। बट वो वाली वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो सकती है, शायद 1 या 2 घंटे की। खैर जो भी हो, उस वीडियो को मैं नेक्स्ट संडे तक अपलोड कर दूंगा। एंड आई नो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट है, लेकिन उसके काफी सारे कारण थे। खैर जो भी हो, अब से वीडियो बिल्कुल ही टाइम पर आएगी और मुजान वाली फाइनल फाइट शायद से डीमन स्लेयर की आखिरी वीडियो होगी। इसलिए तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता देना कि इसके बाद मुझे किस एनिमे की मांगा को कवर करना चाहिए। सो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।